नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा भारतीय रेलवे के खतरनाक निजीकरण के मंसूबे पर। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई कि भारतीय रेलवे कम से कम अपने 100 ट्रेनों का निजीकरण करेगी और इसके लिए बड़े बड़े महानगरों के जो बड़ी बड़ी लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनके निजीकरण का चार्ट तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द इन शहरों में प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा संचालित रेलवे की सेवाएं अब हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि भारतीय रेलवे को लेकर भारत सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद खतरनाक कदम है। कदम इसलिए खतरनाक नहीं है कि रेलवे के निजीकरण को अंजाम दिया जा रहा है। निजीकरण कोई गलत कार्य नहीं है। आज का यह जो आर्थिक परिस्थिति है, आज का जो यह दौर है, यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच के पार्टनरशिप का दौर है। आज जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है वह इस बात के लिए ज्यादा जाना जाता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर एक कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी रिजीम के मातहत काम करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति पर नकेल कसेगा, तो दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र अपने यहाँ वर्क कल्चर को, लेट लतीफी को और वर्क ऑडिट को ज्यादा से ज्यादा मुस्तैद करके एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। परंतु दोस्तों, भारतीय रेलवे जो कहना न होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का एक बहुत बड़ा ही सार्वजनिक महकमा है। एक ऐसा महकमा है जो अंग्रेजों के काल से ही काफी स्थापित और संगठित महकमा रहा है और जितना आजाद भारत के पहले हमारे यहाँ रेल लाइनों की लंबाई थी, उस रेल लाइन की लंबाई में केवल अभी तक हमने 25% का इजाफा किया है। वह भारतीय रेलवे जो रोज कम से कम 3 से 3.5 करोड़ पैसेंजर को ढोती है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा मालगाड़ी के डिब्बे हैं, जहां 40,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जहां 7,000 से ज्यादा स्टेशन हैं, जहां 65,000 किलोमीटर रेलवे की लंबाई है, जहां देश के पूरे जनजीवन, संस्कृति, देश के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था सबको एकीकृत ढंग से चलाने का एक दूसरा नाम है, वह भारतीय रेलवे है। दोस्तों, कहना न होगा कि भारतीय रेलवे में अनेकानेक तरह की समस्याएं हैं, अनेकानेक तरह की कुप्रबंधन है, अनेकानेक तरह के बद इंतजाम है, अनेकानेक तरह के भ्रष्टाचार हैं, अनेकानेक तरह की असुविधाएं हैं। भारतीय रेलवे में जितना निवेश है, जितना पूंजी लगाई गई है और जितना इसकी परिसंपत्ति है, उसके मुताबिक इसका जो टर्नओवर है, जो इसका कारोबार है, वो नाकाफी है। जितना इसमें लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जितना सरकारों का इसमें निवेश है, उस हिसाब से जितनी आमदनी होनी चाहिए उस तरीके से आमदनी नहीं होती है। जिस तरीके से रेलवे में करीब 2/3 जो खर्चा है वह केवल पैसेंजर गाड़ियों के प्रबंधन पर लग जाता है और जिसके एवज में केवल 1/3 आमदनी प्राप्त होती है, और जिस तरीके से माल परिवहन पर रेलवे को केवल 1/3 अपना कुल खर्च करना पड़ता है, परंतु आमदनी का 2/3 हिस्सा उससे चला आता है, उससे एक असंतुलन की स्थिति है। जिस रेलवे में इतनी बड़ी परिसंपत्ति हो, इतना बड़ा इंतजामिया हो और इतना बड़ा तंत्र चल रहा हो, उसका कुल टर्नओवर मुश्किल से 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि यह टर्नओवर 5 लाख करोड़ तक बैठाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। वह भारतीय रेलवे जितना कमाती है उसका 95 से 98% हिस्सा केवल अपने संचालन पर खर्च कर डालती है। क्या उसे घटा करके 70 और 75% पर नहीं लाया जा सकता और रेलवे का अतिरिक्त राजस्व नहीं बढ़ाया जा सकता? रेलवे में जिस तरीके के संपत्ति और संसाधन है, जितने कामगार हैं, उस हिसाब से इसकी उत्पादक परिसंपत्ति या इसका उत्पादक रिटर्न क्यों नहीं हो पा रहा है, यह एक बहुत बड़ा मौजू है। रेलवे में ऐसे असंख्य क्षेत्र हैं जहां से राजस्व को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती,
जहां पर राजस्व उगाही के लिए सरकारों की इच्छा शक्ति कमजोर है, जहां पर लाखों लोग बेटिकट चलते हैं और जहां पर लोग टिकट देकर चल सकते हैं, वहां पर बेवजह टीटी जो है वो बैठा होता है रिश्वत कमाने को। तो ऐसे में ये 100 से 150 गाड़ियों के निजीकरण का जो फैसला लिया गया, वो फैसला हर तरीके से खतरनाक फैसला है। वह एक ऐसा फैसला है कि सरकार ने सारा आधारभूत संरचना और सारा तंत्र खड़ा कर दिया और अब निजी क्षेत्र को बताया जा रहा है कि आकर के आप मुनाफा कमा लो, केवल उस काम में केवल रंग रोगन लगा दो और थोड़ा सा उसे सजा धजा लो और उपभोक्ताओं से दुगुने और तिगुने रेट पर वसूली करो। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती? क्या सरकार अगर खुद मुनाफा कमाए, सरकार खुद लीकेजेज को दूर करे, सरकार अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करे, सरकार अपनी रेलवे के जितनी एसेट है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिटर्न ले, सरकार अपने रेलवे के जितने एम्प्लॉई हैं उनकी पूरी वर्क ऑडिट करे, उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी का जांच करे, क्या सरकार ऑनलाइन और ऑन डिमांड रेलवे के जो बर्थ है लंबी दूरियों को उसे क्यों नहीं अवेल कर पाती है? उसमें आप क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर की मदद लेते हैं? रेलवे एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, रेलवे एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच के पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया मॉड्यूल बनाया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा और पहला मॉड्यूल जो शुरुआत होता है वो रेलवे की आधारभूत संरचना की स्थापना से होता है। आप प्राइवेट सेक्टर को बुलाते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उन लंबी दूरी के कमाऊ ट्रेनों में क्यों बुला रहे हैं? आप उन्हें जहां पर रेलवे ट्रैक की कमी है, जहां पर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण करना है, जहां पर अगले 50 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रेलवे ट्रैक को और दोगुना करना है, यानी मौजूदा 65,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,30,000 किलोमीटर करना है, तो हम निजी क्षेत्र को बुलाएं ना। हम निजी क्षेत्र को बुलाएं कि आओ इन्वेस्टमेंट करो। जहां पर एक ट्रैक जा रही है उसके बगल में 2-2 ट्रैक की जगह पड़ी हुई है, आइए वहां पर ट्रैक स्थापित करिए और रेवेन्यू शेयर करिए। आप आइए स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा उसके एक एक जगह का एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड के रूप में इस्तेमाल करिए, उसके ज्यादा से ज्यादा स्पेस का कमर्शियल यूटिलाइजेशन करिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर को आप बुलाइए। अगर आप ट्रेनों को भी, चाहे लोकल ट्रेन हो या लंबी दूरी की ट्रेन हो या द्रुतगामी ट्रेन हो या मेल और राजधानी जैसे ट्रेन हो, आप प्राइवेट को बुलाइए, लेकिन पहले उसके पहले बुलाने के पहले आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए। उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए आप किराया नियमन प्राधिकरण बनाइए। आप ये तय करिए कि प्राइवेट सेक्टर गाड़ियों का संचालन करेगा, प्राइवेट सेक्टर माल गाड़ियों का संचालन करेगा, प्राइवेट सेक्टर स्टेशन के कमर्शियल स्पेसेस का यूज करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो ट्रैक है उसके बगल के जमीनों का ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो कम्युनिकेशन लाइनें बिछानी हो या फाइबर ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क बनाना हो या फिर एक पैरेलल नई रेलवे लाइनें बिछानी हो या इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो या अलग अलग फैक्ट्री लगानी हो, कोच फैक्ट्री लगानी हो, इन सब के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को बुलाइए, लेकिन कृपया करके बुलाने के पहले आप नियमन प्राधिकरण बनाइए। हमारा देश नियमन प्राधिकरण के मामले में एक बेहद सक्सेसफुल मॉडल रहा है। हमने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को देखा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर आपसी कंपटीशन के जरिए और उसके रेंट फिक्सेशन के जरिए देश में एक मोबाइल क्रांति आई, देश में एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, देश में एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है। तो देश में रेलवे रेवोल्यूशन भी लाया जा सकता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। रेलवे के ऐसे अनगिनत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और उनके जीडीपी में योगदान को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेशक बुलाइए, लेकिन पहले आप नियमन प्राधिकरण का गठन करिए, नहीं तो ये प्राइवेट सेक्टर मनमाना किराया लेगा। ये ठीक उसी तरीके से लेगा जैसे गवर्नमेंट प्रीमियम ट्रेनों के माध्यम से लेती है। लोगों के जरूरत का एक नाजायज फायदा उठाने की बात है। हम जानते हैं कि भारत में लंबी दूरी के ट्रेनों की जो डिमांड है, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं है। आज भी हम ऑन डिमांड रेल बर्थ रिजर्वेशन नहीं करा सकते। आज ऐसे कई रूट हैं
जहां पर आपको तुरंत रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको वेटिंग रिजर्वेशन मिलता है या आरएसी मिलता है या तत्काल मिलता है। जाहिर है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जाहिर है कि गवर्नमेंट सेक्टर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में न तो मैनेजमेंट के तौर पे और न ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो संभव, उसके लिए संभव नहीं है। तो आप प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करिए, प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग मॉडल बनाइए, अलग अलग एरियाज में उनके रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के उनकी पूरी मॉडलिटी तय करिए और एक नियमन प्राधिकरण बनाइए कि सरकारें भी उसी रेट पर किराए लेंगी जिस रेट पर प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर भी उतने ही किराया लेंगे जितना गवर्नमेंट सेक्टर लिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जितनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, गैस हो, टेलीकॉम हो, रेलवे हो, कोयला हो, गैस हो, इसके प्राइसेस आप कभी भी सब्सिडाइज मत करिए। इसके प्राइसेस होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर आप 2 से 3% सालाना इजाफा करिए। हम ये नहीं कहते कि आप रेलवे के किराए मत बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए, उसका क्रॉस सब्सिडाइजेशन मत करिए। ये ठीक है कि फ्रेट में और पैसेंजर में आपस में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, जैसा मैंने पहले कहा कि 1/3 और 2/3 का इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस कम से कम किया जाए। आप किराया आज की तारीख में 50% बढ़ोतरी करके भी पैसेंजर ट्रेन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं एक मैनेजमेंट रिफॉर्म की दरकार है, कहीं न कहीं एक सेक्टोरल रिफॉर्म की दरकार है और एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक ऐसा मॉडल बनाने की दरकार है जिसमें कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हो, जिसमें एक किराया नियमन प्राधिकरण का गठन हो। यह बात अरसे से कही गई कि भारत में हजारों जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उसमें कोई टीटी नहीं होता, और उस ट्रेन में जहां पर सभी यात्रियों के पास रेल रिजर्वेशन होते हैं, कंफर्म सीट नहीं होते, वहां एक एक कोच में 10-10 टीटी मौजूद होते हैं, केवल कि मौके का वो फायदा उठाएंगे और अपनी वो पॉकेट गर्म करेंगे। इन टीटीओ को उन लोकल ट्रेन में होना चाहिए जहां यात्री बुकिंग काउंटर पर लंबी भीड़ होने की वजह से टिकट नहीं ले पाते और कम समय में उन्हें ट्रेनों पर चढ़ना होता है, वो चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां कोई टीटी चेकिंग को मौजूद नहीं होता। और मैं ये कहता हूं कि टीटी को चेकिंग का अधिकार मत दीजिए, टीटी के पास वेंडिंग मशीन दीजिए और उन्हें कहिए कि कोच के अंदर वो 5% या 10% एक्स्ट्रा चार्ज करके वो टिकट काटेगा, न कि वो पेनाल्टी करेगा। पेनाल्टी करेगा तो वो रिश्वत लेगा और पैसा अपनी जेब में बनाएगा। तो अगर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाना है तो इस देश में 1 लाख ऐसे आप बुकिंग क्लर्क प्राइवेट सेक्टर से ले आइए जिन्हें 10% के कमीशन पर देश के सारे लोकल ट्रेनों में, पैसेंजर ट्रेनों में और यहां तक कि एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में भी जहां लोग टिकट न ले पाते हो किसी वजह से, उन्हें 10% के अतिरिक्त भार से टिकट काटने का अधिकार दिया जाए। 10% जो अतिरिक्त दिया जाए उसमें उनको वेतन दे दिया जाए और बाकी सरकार का रेवेन्यू जो अभी 2.25 लाख करोड़ है, यह निश्चित रूप से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की भारतीय रेलवे में कहां कहां और किस किस एरिया में मदद ली जानी है, इसका एक पूरा ड्राफ्ट पेपर बनना चाहिए, एक पूरा व्हाइट पेपर आना चाहिए। और रेलवे के जो 17 जोन हैं और जो अलग अलग जो फैक्ट्रीज और कंपनीज हैं उनको आप कॉर्पोरेट एंटिटी दीजिए। रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रेलवे का जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में बनाइए। रेलवे में जो 15 लाख एम्प्लॉई हैं, इसमें कई ऐसे एम्प्लॉई हैं जो दिन रात काम करते हैं, परंतु कई ऐसे एम्प्लॉई हैं जो बिल्कुल मक्खी मारते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सरकार को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर के आए जिसमें हर एक एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस ऑडिट हो, वर्क ऑडिट हो, रेवेन्यू के प्रति पूरा कॉन्सियसनेस हो। उन हर ट्रेनों में जहां पर टीटी नहीं है वहां पर वेंडिंग मशीन के जरिए बुकिंग एजेंट को नियुक्त किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बिना किराया नियमन प्राधिकरण के, बिना रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी को न बुलाया जाए। नहीं तो उन 100 ट्रेनों से जिस निजीकरण की शुरुआत हो रही है, वह निजीकरण जो है निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के भारी अड्डे बन जाएंगे और वो जम करके लूट होगी। थोड़ा बहुत खाने की थाली सजा दी जाएगी, थोड़ा बेहतर तरीके से वहां पर केवल रिसेप्शनिस्ट का इंतजाम हो जाएगा और दुगुना और तिगुने रेट पर किराया लिया जाएगा। और डे 1 से निजी क्षेत्र जो है रेलवे को एक दुधारू गाय की तरह मानने लगेगा। अगर
प्राइवेट सेक्टर को अगर सचमुच रेलवे में आना है तो उन्हें टेलीकॉम सेक्टर की तरह आना चाहिए। जब उन्हें लाइसेंस में 3-3 हजार करोड़ रुपए जमा करने पड़ते थे, जब उन्हें टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फिक्स टेलीकॉम रेंट पर उन्हें कंज्यूमर को सेवाएं देनी पड़ती थी, कंज्यूमर भी बेनिफिटेड हुआ, सरकार को रेवेन्यू बढ़ा। और फिर जब वो कंपटीशन में आए, जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, तब जाकर के टेलीकॉम कंपनियों को, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मुनाफा आने लगा, रेवेन्यू आने लगा। तो रेलवे में भी आप कृपया करके उसी मॉड्यूल के तहत निजीकरण करिए, नहीं तो रेलवे की ये एक एडहॉक काइंड की जो ये प्राइवेटाइजेशन जो पॉलिसी है रेलवे की, एक जो है फ्रैक्शनल और एक फैक्शनल जो प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है, यह रेलवे में किसी तरीके के सुधार को नहीं लाएगी, रेलवे का रेवेन्यू नहीं बढ़ पाएगा और ये गड्ढमड स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। और भारतीय रेलवे जो देश के जन जन से जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं उनमें एक असंतोष का भाव पैदा होगा। और भारत में वैसे भी किसी भी चीज का निजीकरण करो, चाहे आप कितने भी अच्छे मॉडल के साथ करो, तो उसका निजीकरण के नाम पर विरोध किया जाता है। तो कम से कम रेलवे का निजीकरण इस तरीके से मत करो जिससे विरोध को ज्यादा हवा मिले। इसका निजीकरण का एक नया मॉडल बनाओ जो कहीं न कहीं हमारे टेलीकॉम सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के मॉडल से मिलता हो, जिससे कि रेलवे को भी एक नया कायाकल्प दिया जा सके और भारत में इस आर्थिक स्थापना को बल दिया जा सके कि प्राइवेट सेक्टर जो है अगर कंपटीशन के रिजीम के तहत, अगर एक रेगुलेशन रिजीम के तहत लाया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी जनता के लिए भला करेगा, इकोनॉमी के लिए भला करेगा और सरकारों के रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो सरकारी सेक्टर है उसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, उसमें भी वर्क एफिशिएंसी आएगी, उसमें भी बेटर वर्क ऑडिट होगा और ज्यादा से ज्यादा काम के लिए दाम की नीति पर जो है एक तरह से रेलवे में एक नया कल्चर बन पाएगा। तो फिर दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को रेलवे के निजीकरण का एक वृहद जो है एक ड्राफ्ट पेपर लेकर के आना चाहिए, उसके बाद ही रेलवे में निजीकरण के अध्याय को शुरू करना चाहिए। ये प्रश्न, ये मुद्दे मैं आप तमाम लोगों के सामने, चाहे इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री और अर्थ विशेषज्ञ भी होंगे, राजनीति शास्त्री और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता भी होंगे, आप अपने विचार इस बात के लिए दे सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। फिर किसी और मुद्दे पर, किसी और कार्यक्रम पर मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।